तो क्षेत्र की पहचान को महत्व देना अर्थात राष्ट्र की पहचान को महत्व देना है। अगर आप सच में राष्ट्र को महत्व देते हैं तो आपको क्षेत्र को महत्व देना पड़ेगा। अगर आप क्षेत्र को महत्व नहीं देंगे तो मतलब आप राष्ट्र को भी महत्व नहीं दे रहे हैं। भारत तभी है जब भारत की सभी संस्कृतियां भारत में जीवित रहेंगी, भारत की हर भाषा जीवित रहेगी। पहली बात, भारत कोई एक छोटा सा भाग नहीं है। भारत उस भूखंड को कहा जाता है जिसका प्रारंभ कहां से, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय की असीम चोटी तक है। हिमालय की असीम चोटी तक ये पाकिस्तान हिंदू कुश पर्वत से हमारा प्रारंभ होता है। हिंदू कुश पर्वत से लेकर यहां तक ये म्यांमार भी हमारा है। यह चैप्टर मूल रूप से भारत के राज्यों में उठी मांगों के ऊपर है। देखो, हर व्यक्ति की एक अलग आकांक्षाएं होती हैं। भारत में जितने राज्य हैं आप सबको पता है, भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं में एकता का सूत्र है। इतनी विविधता इस देश में है जितनी कि दुनिया के अनेकों देशों में नहीं है। आप भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में जितनी विविधता प्राप्त कर पाएंगे उतनी विविधता आप विश्व के 10, 20, 30 देशों में भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप यहां पर आपको हर प्रकार की विविधता मिलेगी, चाहे वो भौगोलिक विविधता हो, चाहे वो आपके क्लाइमेट की या वातावरण की, पर्यावरण की, सभी प्रकार की विविधता, भाषा, भोजन और आपके त्योहार, पहनावा, इन सभी प्रकार, धर्म, सभी प्रकार की विविधता इस देश में मौजूद है। और हर प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग चाहते हैं कि उनकी अपनी एक अलग पहचान हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी भाषा को सम्मान मिले, उसकी पहचान, उसकी संस्कृति को सम्मान मिले, हर प्रकार का व्यक्ति। तो इसी प्रकार की आकांक्षाएं एक समय में भारत में उठी। जो आपका ये 1970 से लेकर 1990 का दशक है ना, 1970 सुन लो फिर से, 1970 से लेकर ये 1990 का जो दशक है, ये आपके देश में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उठने का सबसे बड़ा दशक है। आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का वो पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना है। समझ में आई बात? तो उसी प्रकार से देखो, मैंने आपको पहले बता दिया है, भाषा एक समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो अगर भाषा पर कोई प्रहार करता है तो इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है। तो यहां पर भी आप वही चल रहे हैं चीजें समझने। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले तो हम परिचय पढ़ेंगे कि इस अध्याय में है क्या चीजें और किन किन विषयों को हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। आजादी के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चली। आप सब जानते हैं, पहला जो दशक भारत की आजादी का था वो राष्ट्र निर्माण का दशक था। वो राष्ट्र निर्माण का दशक था। उसमें हमने अपने देश को बनाया था, अपने देश को हर रूप से बनाया था। भौगोलिक रूप से बनाया था, राजनीतिक रूप से बनाया था, आर्थिक रूप से बनाया था, सामाजिक रूप से, भाषाई रूप से, हर रूप से भारत को हमने एक मजबूत कड़ी में जोड़ा था, हर रूप से। समझ आई बात? चलिए आगे सुनिए। हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में पढ़ा था, लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक ही बार में पूरी नहीं हो सकती। वक्त गुजरने के साथ नई चुनौतियां आई। कुछ पुरानी समस्याएं ऐसी थी कि उनका समाधान पूरी तरह से ना हो सका था। लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े वैसे वैसे अलग अलग इलाकों के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत, ये स्वायत्तता शब्द को ध्यान से रखना, ये जो स्वायत्तता है ना, यही आपके अंदर वो इच्छा जगाता है कि मेरी अलग पहचान को अलग अस्तित्व मिले, मेरी अलग पहचान को अलग अस्तित्व मिले।
देखो शुरू शुरू में आप भी अपनी पहचान के लिए ज्यादा लालायित नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप भी चाहते हैं कि आपके घर में आपकी एक अलग पहचान हो, आपका एक अलग रुतबा हो। रुतबा, ये जो शब्द है ना रुतबा, इसके लिए इंसान सबसे ज्यादा लालायित रहता है और उसने स्वायत्तता का नाम दिया है कि मेरी भाषा की भी कद्र हो, मेरी पहचान, मेरी संस्कृति को भी एक अलग पहचान मिले। इन सब चीजों के कारण ही देश में बहुत सारी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, स्वायत्तताओं की मांग उठी। जैसे आप सब जानते हो कि भारत में से बहुत से राज्य अलग हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो क्यों हुआ अलग? कभी आपने समझा है? इसी स्वायत्तता के कारण। उनका कल्चर अलग है, उनका भूगोल अलग है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम यहां पर रहकर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर हमें हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो हमें एक अलग राज्य चाहिए, और उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और 2000 कितने में, 2003 या 2 है मेरे ख्याल से, एक में जतिन के कहने पे, मुझे नहीं पता, ये मेरी मिस्टेक है, ठीक। तो 2001 में उत्तराखंड राज्य अलग राज्य बनता है उत्तर प्रदेश से निकलकर, वहीं बिहार से आपका झारखंड निकलता है। तो इन सब के निकलने के पीछे यही शब्द सबसे बड़ा काम करता है, स्वायत्तता, अपनी अलग पहचान के लिए लड़ाई। ये अपनी अलग पहचान की जो लड़ाई है ना, यही इस देश को अलग, और इस देश में और राज्यों की संख्या बढ़ी। पहले कहा शुरू में हम सिर्फ कितने थे, 16 राज्यों वाले राष्ट्र थे, 14 या 16, 14 थे। चलिए जतिन की ठीक है याददाश्त, तो 14 मान के चल रहे हैं जतिन के हिसाब से। तो 14 राज्यों वाले राष्ट्र थे, लेकिन आज हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। तो आज आप देखिए, और ये जो राज्यों की संख्या बढ़ी है, ये किस लिए बढ़ पाई? क्योंकि स्वायत्तता के कारण, अलग अलग भाषा को मर्यादा, अलग अलग भाषा को अलग पहचान देने के लिए, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र को अलग पहचान देने के लिए, इसीलिए हमने, देखो हमारे राष्ट्र निर्माता इस बात को बखूबी जानते थे कि भाषा, संस्कृति को पहचान देना राष्ट्र की मजबूती को, राष्ट्र को मजबूत करेगा, कभी कमजोर नहीं करेगा। हमारे राष्ट्र निर्माता इस बात को जानते हैं। अगर मैं आपको आपके हिसाब से जीवन जीने दूंगा तो आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन अगर मैं आप पर अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाऊंगा तो आप मुझसे छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे। और हमने ये चीज उदाहरण स्वरूप में कहां देखी है? यूएसएसआर में। यूएसएसआर ने अपने सभी गणराज्यों पर अपनी नीतियां थोपी, उसी के कारण से उन सभी गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागी और उसी कारण से सोवियत संघ टूटा। अगर सोवियत संघ अपने सभी गणराज्यों के साथ एक समानता भरा बर्ताव, उनको उनके अनुसार जीवन जीने देता, तो हो सकता था सोवियत संघ कभी विखंडित नहीं होता। तो भारत ने इस चीज को बखूबी समझा कि हर व्यक्ति की इच्छा का, व्यक्ति का मतलब हर क्षेत्र की इच्छा का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर हम उस चीज का सम्मान नहीं करेंगे तो इससे देश की एकता को खतरा पहुंच सकता है। अभी सुनना आगे। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचे के हदों को पार करके भी हुई। स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभार हिंसक रूप लिया और संघर्ष लंबा खींचा। इन संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर अपनाए और बहुधा हथियार भी उठाए। यह नई चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी। इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अंतिम सांसें ले चुका था और केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी। इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौतों के दशक के रूप में याद किया जाएगा। इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षा ने सर उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। इस अध्याय में हम इन्हीं मामलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठा सकें। क्या है वो सवाल? सुनिएगा बहुत ध्यान से।
क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनावों को किन कारणों से बल मिलता है, ये समझेंगे इस प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या होगा, भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए। ये प्रश्न जो यहां पर दिए हैं ना, इनको याद रखना, इन्हीं में से कोई प्रश्न उठा के आपके प्रश्न पत्र में रख दिया जाएगा, ये याद रखना। तीसरा क्या है, लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयां आती हैं, ये भी समझेंगे हम। लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है। इन 4 प्रश्नों के हम उत्तर इस अध्याय में खोजेंगे। इन्हीं 4 प्रश्नों के इर्द गिर्द ये चैप्टर हमारा पूरा चलेगा, इन्हीं 4 प्रश्नों के इर्द गिर्द। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं क्षेत्र और राष्ट्र। देखो, क्षेत्र मिलकर ही एक राष्ट्र बनाते हैं, व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं और परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं, गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं और एक ग्राम पंचायतें मिलकर क्या बनाती है, एक तहसील, तहसीलें मिलकर क्या बनता है, जिले मिलकर प्रदेश बनता है, प्रदेश मिलकर एक देश बनता है। यही है ना क्रम, कि कोई अलग क्रम है, इसी क्रम से तो चलता है ना सब कुछ। तो यही चीज, तो क्षेत्र की पहचान को महत्व देना अर्थात राष्ट्र की पहचान को महत्व देना है। अगर आप सच में राष्ट्र को महत्व देते हैं तो आपको क्षेत्र को महत्व देना पड़ेगा। अगर आप क्षेत्र को महत्व नहीं देंगे तो मतलब आप राष्ट्र को भी महत्व नहीं दे रहे हैं। भारत तभी है जब भारत की सभी संस्कृतियां भारत में जीवित रहेंगी, भारत की हर भाषा जीवित रहेगी। पहली बात, भारत कोई एक छोटा सा भाग नहीं है। भारत उस भूखंड को कहा जाता है जिसका प्रारंभ कहां से, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय की असीम चोटी तक है, हिमालय की असीम चोटी तक। ये पाकिस्तान हिंद कुश पर्वत से हमारा प्रारंभ होता है, हिंद कुश पर्वत से लेकर यहां तक ये म्यांमार भी हमारा है। ये जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है यह भारत है। इसकी संस्कृति, इसकी भाषा, इसका भूगोल एक है। पाकिस्तान में क्या अलग भाषा बोली जाती है? नहीं, हमारी भाषा बोली जाती है, कुछ भी अलग नहीं है वहां पर। तो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी भी तो भारत से ही निकली है ना, भारतीय भाषा है ना वो, कहीं अलग की भाषा तो नहीं है ना, आप जानो। तो ये सारा जो है यही है, जो हिंद महासागर का भूखंड है वही क्या कहलाता है, वही भारत कहलाता है, वही भारत है। तो हमने हमेशा, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस बात को समझा है कि अगर हम क्षेत्र को महत्व नहीं देंगे तो हम राष्ट्र को भी महत्व नहीं देंगे। राष्ट्र को अगर हमें एकजुट रखना है तो हमें क्षेत्र की विविधता को उतना सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने क्षेत्र की विविधता को सम्मान नहीं दिया तो राष्ट्र को टूटने में समय नहीं लगेगा, राष्ट्र को टूटने में समय नहीं लगेगा। ये चीज आप समझ लो, ये चीज आप समझ लो। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए भाषा को, सबसे ज्यादा सम्मान, भाषा सबसे ज्यादा सम्मानित होनी चाहिए, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। और भारत के निर्माता इस बात को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने पूरे भारत का निर्माण भाषा के आधार पर ही किया है। क्योंकि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाषाएं एक क्षेत्र में रहने वालों की अलग नहीं हो सकती। बंगाल में रहने वाला मुसलमान भी बंगाली बोलेगा, बंगाल में रहने वाला हिंदू भी बंगाली बोलेगा, और बंगाल में रहने वाला सिख भी बंगाली बोलेगा, बंगाल में रहने वाला ईसाई भी बंगाली बोलेगा। धर्म अलग है लेकिन भाषा एक है, जातियां अलग हो सकती हैं लेकिन भाषा एक है। इसीलिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने भाषा को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया है, और इसीलिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने क्षेत्र की स्वायत्तता को भी बहुत ज्यादा सम्मान दिया है, जिससे कि राष्ट्र की मजबूती बनी रहे। यही बात यहां पर अभी हम विस्तार से समझेंगे, इसी बात को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे, सुनना बहुत ध्यान से।
1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। 1980 के दशक को भारतीय राजनीति में क्या कहा गया है? स्वायत्तता की मांग का दशक। 1980 के दशक को क्या कहा गया है? स्वायत्तता की मांग का दशक, आजादी का दशक, अपनी आकांक्षाओं का दशक। ये आप अपनी इच्छाओं की बात कर रहे हैं। यहां पर आप सब जानते हैं केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी की। अभी थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं, उस समय 1980 में केंद्र कौन है? कौन है? इंदिरा गांधी है और कांग्रेस है, और वो भी बहुत ही ताकतवर सरकार है। आप सब जानते हैं जनता पार्टी 22 महीने की सरकार बनाकर लुढ़क गई। फिर जनता ने किस पर भरोसा जताया? इंदिरा गांधी पर, और एक ताकतवर सरकार आई इंदिरा गांधी की फिर से 1980 में। फिर इंदिरा गांधी अपने प्रचंड रूप में आती हैं, और ये दौर, ये याद रखने वाली चीजें हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आप भारत की राजनीति पढ़ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्रियों को अगर आप नहीं याद कर सकते, तो इसका मतलब आप भारत की राजनीति को कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री का पद सूरज का पद है। जो ब्रह्मांड में सूरज की स्थिति है, वही स्थिति भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री की है। बिना प्रधानमंत्री के भारत की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना प्रधानमंत्री के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। और राज्यों की राजनीति में मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही पूरे राज्य की राजनीति घूमती है। ये बात जान लो आप। वो सारे के सारे 89 के बाद के प्रधानमंत्री हैं, वो सारे के सारे 89 के बाद के हैं। तो उनको मत देखो, उनको बाद में हम समझेंगे। पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद कर लो फिर से, मैं फिर से बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुनते रहना। पहला समय काल सुनते रहो। पहला, भारत आजाद हुआ 1947 में। पहली सरकार बनने तक जो सरकार रही उसको हमने क्या कहा है? अंतरिम सरकार। और उसके प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली लोकतांत्रिक सरकार 1952 में बनती है, जो रहती है 1957 तक। इसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 1957 में दूसरे चुनाव 1962 तक देश के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा आम चुनाव कब होता है? 1962 से लेकर 1900, इसका समय काल कितना होगा? 1967 तक। इस समय काल में हमने 3 प्रधानमंत्री बदले हैं। 1962 से लेकर 64 तक, एक मिनट, 1962 से लेकर 64 तक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 1900, फिर उसके बाद 1964 से लेकर 1966 तक कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 से लेकर 1967 तक कौन है? इंदिरा गांधी। 1967। फिर वही इलेक्शन भी फेस करती हैं। 1967 में वही कांग्रेस की प्रधानमंत्री पद की दावेदार होती है। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है और जीतती है, लेकिन पुराने वाले मार्जिन के साथ नहीं। ठीक है, पुराने वाले मार्जिन के साथ नहीं जीतती। फिर उसके बाद 1967 में इंदिरा गांधी रहती हैं। फिर पार्टी में विभाजन होता है, आप सब जानते हैं। फिर 1970 तक वो सरकार रहती है, उसको बीच में इंदिरा गांधी भंग करा देती हैं। फिर 71 में चुनाव होता है, 71 में चुनाव कौन जीतता है? इंदिरा गांधी। और वो कब तक रहती है? 1977 तक। क्यों? क्योंकि वो आपातकाल ठोक देती हैं। कब? 1975 में। ठीक है। उसके बाद फिर जनता पार्टी आती है। जनता पार्टी 22 महीने की सरकार बनाती है, और 22 महीने की सरकार के बाद फिर वो सरकार गिर जाती है। फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। 18 महीने कौन? मोरारजी देसाई। 4 महीने कौन? चौधरी चरण सिंह। ठीक, इंदिरा गांधी के सपोर्ट से रहते हैं 4 महीने। फिर इंदिरा गांधी बाद में अपना सपोर्ट खींच लेती हैं। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से भारत की राजनीति चलती
है। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं और ये समझने वाली चीजें हैं। तो अब आप देखो इंदिरा गांधी कितनी ज्यादा स्मार्ट नेता थी, कितनी ज्यादा चतुर, कितनी ज्यादा, जिसको लोग समझ रहे थे कि हम इसे अपने इशारों पे नचाएंगे, और उसने देखो उनको ही राजनीति से गायब कर दिया, संन्यास दिला दिया उनको राजनीति से। जिसको सोचा गया था, जिसको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोचा था कि हम इसे कठपुतली की भांति नचाएंगे, उसी ने कैसे उन वरिष्ठ नेताओं को चुटकी बजाकर कहा बेटा कांग्रेस से ही बाहर जाओ, गेट लॉस्ट। समझ में आई बात? तो ये चीजें समझने वाली हैं। अब ये जो 1980 का दशक है, इसको भारतीय राजनीति का क्या कहा गया है? आकांक्षाओं का दशक या स्वायत्तता का दशक। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय क्षेत्रों से अपनी इच्छाओं की मांगे उठी। जैसे पंजाब से उठी, आपके ये सेवन सिस्टर्स से उठी, नॉर्थ ईस्ट से उठी, आपके कश्मीर से उठी, इन सभी क्षेत्रों से स्वायत्तता की मांग उठी कि हमें ज्यादा अधिकार चाहिए, हमें अपने ऊपर शासन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता चाहिए, हम अपने ऊपर खुद शासन करना चाहते हैं। इस प्रकार की मांगे उठी। तो चल रहे हैं हम इसी को विस्तार पूर्वक समझने। तो अब याद रहना चाहिए कि उस समय केंद्र में कौन थी। पूरे 1980 में इंदिरा गांधी, फिर उनका एसिसिनेशन हो जाता, हत्या कर दी जाती है 84 में उनकी, फिर 84 में वो मर जाती हैं, फिर हत्या हो जाती है, तो फिर राजीव गांधी बनते हैं। राजीव गांधी कब तक रहते हैं? 88 तक वो रहते हैं प्रधानमंत्री। फिर चुनाव होता है, चुनाव वो हार जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगता है, उस कारण से हार जाते हैं। फिर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर से इलेक्शन होता है क्योंकि वो सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। फिर राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नरसिम्हा राव तो बाद में बनेंगे, ये हम अगले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। राहुल गांधी के पिताजी का नाम है राजीव गांधी, ठीक है, ये याद रखना। फिर और संजय गांधी किसके पिता हैं? वरुण गांधी, नाम सुना होगा आपको, भाजपा में अभी के टाइम, लेकिन वो भाजपा से आजकल बहुत ज्यादा भाजपा की नीतियों के विरुद्ध बोलते हैं। समझ में आई बात? संजय गांधी और राजीव गांधी ये दोनों भाई हैं। क्या है ये? भाई हैं, रियल ब्रदर हैं, दोनों इंदिरा गांधी के बेटे हैं। समझ में आई बात? इंदिरा गांधी और एक बेटी है। नहीं, इंदिरा गांधी की कोई बेटी नहीं है। प्रियंका गांधी तो राहुल गांधी की बहन है ना। हाँ, तो इनकी बात कर रहा हूं। किसकी? देखो वो तो संजय की बेटी भी है। देखो सुनो फिर से सुन लो समझ लो यार, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखो इंदिरा गांधी जो है फिरोज गांधी है, ठीक है। फिर इनके दो बेटे हैं, एक है राजीव बड़े हैं, फिर दूसरे हैं संजय। फिरोज गांधी भैया मुसलमान था? नहीं यार, पारसी है, पारसी। जिस धर्म का पालन रतन टाटा जी करते हैं, उसी धर्म से वो थे, वो, ठीक है। पारसी धर्म, पारसी, इस्लाम नहीं, ठीक है, पारसी धर्म, ठीक है। अब इनके बेटे कौन है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, ठीक है। और इनके बेटे का नाम है वरुण गांधी, ठीक है। तो बस इतना ही है। कौन है भैया जो कौन? सोनिया गांधी तो उनकी बीवी है ना, पत्नी है। राजीव गांधी की पत्नी है सोनिया गांधी की मम्मी। राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी। हाँ, समझ में आई बात? राहुल गांधी का कोई बेटा ही नहीं है, शादी नहीं करी उसने। ब्रह्मचार्य। अब किसने कहा कि ब्रह्मचार्य अपना रखा कि क्या अपना? ठीक है, आगे सुनते हैं। चलो 1980 के दशक को समझते हैं। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी
और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरोधित हुई। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तक हिंसा के स्वर भी उभरे। समझ में आई बात? स्वायत्तता अपनी बातें मनवाने के लिए इन क्षेत्रों के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन भी किए, हथियार भी उठाए, सरकार के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां भी की, लेकिन सरकार ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से टॉलरेट किया और इनसे बातचीत के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझा और देश की एकता को बनाए रखते हुए उनको बातचीत के लिए कन्विंस किया और बातचीत के माध्यम से सुलह करने का प्रयास किया। अब आप बताओ, आज की राजनीति ज्यादा मुश्किल है कि उस समय की राजनीति ज्यादा मुश्किल है? पहले की राजनीति ज्यादा मुश्किल है ना? आप वो समझो कि वो समय था राष्ट्र निर्माण का समय, आज का राष्ट्र निर्माण का समय नहीं है। आज आप उन समस्याओं से नहीं जूझ रहे जिस समस्याओं से राजीव गांधी जूझे हैं, जिन समस्याओं से इंदिरा गांधी जूझी हैं, जिस समस्या से लाल बहादुर शास्त्री जूझे हैं, जिस समस्या से जवाहरलाल नेहरू जूझे हैं। आज के प्रधानमंत्री वो समस्या नहीं झेल रहे हैं। आज की समस्याएं अलग हैं। आज की समस्याएं अलग हैं। तो अब आप खुद देखो कि कौन से प्रधानमंत्री ने क्या किया है। किसी भी प्रधानमंत्री पे आरोप लगाना ये लोग समझते हैं प्रधानमंत्री पे आरोप लगाना बहुत आसान काम है। आप जब उनकी परिस्थितियों में जाओगे तब आपको पता चलेगा उस व्यक्ति ने इस देश के लिए क्या किया है। अगर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने इन समस्याओं को सही ढंग से हैंडल नहीं किया होता तो ये हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है ये आज भारत में ही नहीं होता, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा हिंसक विद्रोह हुए थे। जितना हमें आसान लगता है चीजें ना, उतनी आसान होती नहीं है। आगे सुनिएगा, भारत सरकार का नजरिया। भारत सरकार ने इन सभी प्रकार की स्वायत्तताओं को किस नजरिए से देखा, नजरिया भी मैटर करता है। सरकार ने इन चीजों को कैसे देखा और कैसे इनको हैंडल किया। सुनना, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नजर से बार बार गुजरी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है और यहां पर विविधता ही इस देश की एकता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमने विविधता को सम्मान दिया है। इसीलिए भारत इतनी सारी संस्कृतियों के साथ, इतनी सारी भाषाओं के साथ, इतने सारे खान पान के साथ फिर भी एक सूत्र में बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इस देश की विविधता को सम्मान दिया है। इस देश की विविधता को हमने सम्मान दिया है। कभी भी हमने पूरे देश की संस्कृति को एक जैसी संस्कृति बनाने का प्रयास नहीं किया। हमने ना पूरे देश पर एक जैसी भाषा थोपने का काम किया। हमने सबको सबकी भाषा, सबको सबकी संस्कृति के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। इसीलिए ये देश आज भी एकजुट है। लोकतांत्रिक तरीके से हमने कभी भी अलोकतांत्रिक रास्ता नहीं अपनाया। हमने कभी भी एक व्यक्ति ना हमने कभी नॉर्थ की इच्छाओं को साउथ पर थोपा और ना साउथ की इच्छाओं को नॉर्थ पर थोपा। नहीं तो आप देख लो, हिंदी भाषा बोलने वाले सबसे ज्यादा राज्य हैं, फिर भी हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाषा सबसे बड़ा कलह का माध्यम बन सकती है, इसीलिए हमने नहीं बनाया। हमने हमेशा ये सहूलियत प्रदान करी अपने
अन्य भाषा राज्यों को कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा भाषा के आधार पर, किसी ने भी नहीं होने दिया। समझ में आई बात? इसीलिए हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इसीलिए इतनी डाइवर्सिटी है। समझ में आई बात? हमने कभी सेना के दम पर कुछ थोपने का प्रयास नहीं किया है। आप समझो किसने सेना के दम पर थोपने का प्रयास किया और कौन टूटा है, समझो इस बात को। पाकिस्तान के टूटने में सबसे बड़ा कारण भाषा ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसने बंगाली भाषा को सम्मान नहीं दिया, बंगाली जनता को सम्मान नहीं दिया, बंगाली जनता को अपने से नीचा समझा, इसीलिए बंगाली जनता ने बता दिया कि हम क्या हैं। अब आप भी समझो इस बात को कि भाषा को सम्मान मिलना चाहिए और सबकी भाषा को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी भाषा हो, छोटी सी छोटी भाषा क्यों ना हो। समझ में आई बात? आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में आपको 3 से 4 प्रकार की भाषाएं बोलते हुए लोग मिलेंगे। आप यहां रहेंगे, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो यहां पर हरियाणवी मिक्स रहेगी, ब्रज रहेगी, ब्रज और हरियाणवी मिक्स हिंदी रहेगी। और आप जब मध्य उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको अवधी देखने को मिलेगी। और फिर आप जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते जाएंगे, वहां आपको देखने को मिलेगी कौन सी भाषा? बिहारी, भोजपुरी, वहां आपको भोजपुरी मिलेगी। तो हमने भाषा को बहुत सम्मान दिया है, और जब तक आप भाषा को सम्मान नहीं देंगे इसका मतलब आप उस व्यक्ति की वास्तविक पहचान को सम्मान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आप सब पहला चैप्टर अंग्रेजी का यही है कि भाषा ही आपकी पहचान है, और आपसे आपकी भाषा छीन ली गई, अर्थात आपसे आपकी अभिव्यक्ति को छीन लिया गया। क्योंकि जब भाषा ही नहीं रहेगी तो आप बोल कैसे पाओगे? भाषा ही तो माध्यम है ना। समझ में आई बात? आगे सुनो। बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नजरों के से बार बार गुजरी है। भारत में, अंडरलाइन करना, भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं कि क्षेत्र को नाकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नजरिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहां सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया। लेकिन भारत ने कभी विविधता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरा नहीं माना। भारत ने यह माना है कि अगर हम विविधता को सम्मान देंगे तो राष्ट्र और अधिक मजबूत होगा। हमने राष्ट्र की मजबूती का आधार ही किसको बना दिया है? अपनी विविधता को, कि हम जितना विविधता को सम्मान देंगे उतना ही राष्ट्र मजबूत होता जाएगा, उतना ही राष्ट्र मजबूत होता जाएगा। हमने ये माना है। समझ में आई बात? हमने ये माना है कि हम अगर अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग धर्मों को जितना सम्मान प्रदान करेंगे वो उतना ही इस देश से प्रेम करेंगे, वो उतना ही इस देश में रहने के लिए लालायित होंगे। हमने ये कल्पना करी है, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने ये कल्पना करी है। हमने किसी भी भाषा पर अपनी भाषा थोपने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए ये भारत आज भी उसी तेजी से प्रगति कर रहा है। हमने इतिहास से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है कि जिसने जिस पर कुछ थोपने का प्रयास किया उसने विद्रोह का सामना किया है, और जिसने कुछ थोपने का प्रयास नहीं किया है वो इस देश पर राज करके गया है, वो इस देश पर राज करके गया है। औरंगजेब ने इस देश पर अपनी चीजें थोपने का प्रयास किया, औरंगजेब को लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन अकबर ने इस देश को शालीनता से चलाने का काम किया। अकबर इस देश का सबसे बड़ा राजा बन गया। इसीलिए तो बना ना, क्योंकि उसने सभी धर्मों को सम्मान दिया, सभी धर्मों को उसने सम्मान दिया। उसी के समय काल में आपके तुलसीदास जी हुए हैं, उसी के समय काल में तुलसीदास जी ने उसी के समय काल में रामचरितमानस का लेखन कार्य किया है। समझ में आई बात? तो ये बताता है कि उसने सभी धर्मों को सम्मान दिया है। और उसके नवरत्नों में आप देखो कितने हिंदू थे, आप जाना, और उसके नवरत्नों की
लिस्ट निकाल लेना, आप देख लेना कितने हिंदू थे उसमें, आपको पता चल जाएगा। समझ में आई बात? भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्रीय विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी। हमने हमेशा विविधता को लोकतांत्रिक रास्ते से हल करने का प्रयास किया। हमने हमेशा विविधता को, डाइवर्सिटी को हमेशा हमने डेमोक्रेटिक रास्ते से हैंडल करने का काम किया है। हमने कभी भी तानाशाही का काम नहीं किया है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमने हमेशा कहा है हम आपकी बात सुनेंगे और हमेशा हमने उस पर चर्चा की है। हमने हमेशा गांधी का रास्ता अपनाया, हमने कभी हिटलर का रास्ता नहीं अपनाया कि अपनी चीज थोपने के लिए हमने लोगों की जान ले ली। ऐसा हमने कभी नहीं किया। हमने जिसने भी हथियार उठाया हमने प्रयास किया कि उसके हथियार रखवाए जाएं और उससे बातचीत करके उस समस्या का समाधान निकाला जाए। हमने हमेशा ये प्रयास किया। इसीलिए ये देश इतनी विविधताओं के साथ भी एक साथ है। इसीलिए समझ में आई बात? इसीलिए मैं कहता हूं कि धार्मिक कलह ना हो तो ज्यादा अच्छा है। धार्मिक मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए क्योंकि अगर आप धार्मिक मुद्दों में हिंसा लाएंगे तो दूसरे धर्म वालों ने चूड़ी नहीं पहन रखी है अपने हाथों में, वो भी मारेंगे, दोनों मरोगे, दोनों को नुकसान होगा। इससे बढ़िया है एक टेबल पे बैठो, समस्या को सुनो और उसका तर्कपूर्ण समाधान करके हट जाओ। तर्कपूर्ण समाधान करके हट जाओ। समझ में आई बात? कोई मतलब नहीं है लड़ाई करने का। लड़ाई करोगे मरोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दोनों तरफ के मरोगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। मर जाओगे तो किसके लिए आपने लड़ाई करी फिर? अगर आप वो चीज देख ही नहीं पाए तो मतलब क्या है आपके लड़ने का? आप खुद सोचो, अगर आप उस चीज को भोग ही नहीं पा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत का फल ही आपको नहीं मिल रहा, तो मतलब क्या है फिर मेहनत करने का? समझ में आई बात? वो चीज आप भी तो देखो ना। आगे सुनो। ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों पर भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकार के कारण राष्ट्र की बृहद आवश्यकताओं से आंखें मूंद ले। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बने रहे, वहां क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। तो भारत में भी ये अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये आम बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में इच्छाओं का उठना स्वाभाविक है। आपकी इच्छाओं का अलग होना, इनकी इच्छाओं का अलग होना, इनकी इच्छाओं का अलग होना, इनकी इच्छाओं का अलग होना और इनकी इच्छाओं का अलग होना आम बात, कोई बड़ी बात नहीं है और इनका लोकतंत्र में आसानी से समाधान किया जा सकता है। यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है ना भाई। हम चीन के रास्ते पर नहीं चलते, हम चीन के रास्ते पर नहीं चलते। हम चीन से बहुत अलग हैं, हम सबसे बहुत अलग हैं, इसीलिए हम भारत हैं, इसीलिए तो हम भारत है ना। आगे सुनिए। तनाव के दायरे। आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आजादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मामलों से जूझना पड़ा। देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का
मसला सामने आया, यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था। कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। तो इस प्रकार की हमने समस्याएं देखी। कश्मीर की समस्या, ये जो विभाजन था ना भाई, इस विभाजन ने सबसे ज्यादा समस्याएं इस देश के लिए खड़ी करी। इस देश के लिए ज्यादातर समस्याएं जो पैदा हुई, ये विभाजन के कारण ही पैदा हुई। ये जो धर्म के नाम पर देश का निर्माण हुआ है ना, पाकिस्तान, इसने सबसे ज्यादा इस देश को समस्याएं प्रदान करी है, सबसे ज्यादा। आप देख लो आज हमारा सैन्य बजट इसीलिए इतना ज्यादा है क्योंकि हमारा पड़ोसी ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा पड़ोसी ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए इस विभाजन के होने के कारण कश्मीर जैसा शांत राज्य एक हिंसक राज्य में तब्दील हो गया। इसके कारण, क्योंकि कश्मीर की जनता कभी यही नहीं समझ पाती कि वो भारत का अंग है या पाकिस्तान का। कश्मीर, जम्मू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है, समझ में लेना। कश्मीर की जनता में हमेशा इस बात का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, हमेशा इस बात का कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि वो भारत का अंग है या कश्मीर का। आज के टाइम पे तो ये खत्म हो रहा है, लेकिन उस समय बहुत था जब भारत का विभाजन हुआ और कश्मीर को लेकर दोनों राष्ट्रों के बीच में एक लंबा संघर्ष छिड़ गया। अगर हरि सिंह जी ने पहले ही अपना विलय पत्र दे दिया होता तो ये समस्या कभी खड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी भी बुद्धि पर पत्थर पड़ा था। उनको तो दोनों से अलग रहना था, समझ में आई बात। तो इन सब चीजों ने समस्या को पैदा किया और इधर के राज्यों में अलग तानातनी थी। पहली बात तो ये मिलना ही नहीं चाहते थे भारत में, हमने मिलाया, फिर इन्होंने विद्रोह किया, समझ में आई बात। तो ये सारी समस्याएं इस देश को झेलनी पड़ी और इनमें भी संघर्ष हुआ एक समय पर। ये भी बोल रहे थे हम भी अलग होंगे भारत से। तो इन समस्याओं को हमने कैसे हैंडल किया? ये समस्याएं तभी हैंडल हो पाई जब हमने बातचीत का रास्ता अपनाया। अगर हमने भी हिंसक रास्ता अपनाया होता तो क्या ये समस्याएं समाधान की तरफ जाती? कदापि नहीं जाती। भाई ये भी हथियार उठाते और ये भी प्रहार करते, हमें भी नुकसान उठाना पड़ता। हमने क्या करा? हमने कहा कि आप हमसे जुड़िए और हम आपको देखिए, हम आपको परिवर्तित करके दिखाएंगे, और हमने विकास दिया उनको। और आज देखिए पूरा भारत एकजुट है, पूरा भारत एकजुट है। कश्मीर को भी बदला जा रहा है आज के समय में, कश्मीर को भी विकास दिया जा रहा है जिससे कि कश्मीर की जनता भारत के प्रति और ज्यादा लॉयल हो सके। वो माने कि हाँ भारत के साथ रहेंगे तो भारत उनको एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगा, समझ में आई बात। तो ये चीजें हम कन्विंस कर रहे हैं कश्मीर को, आज के टाइम हम कन्विंस कर रहे हैं, समझ में आई बात। देखो हम यहां पर रह के कश्मीर की बात करते हैं ना तो वो सही नहीं लगता, क्योंकि हम कश्मीर की सच्चे दर्द को हम कभी फील नहीं कर सकते। हम अपने दर्द को हम ही फील कर सकते हैं, उनके दर्द को वो ही फील कर सकते हैं। जब तक हम उनकी परिस्थितियों में नहीं रहेंगे तब तक हम उनकी परिस्थितियों को कभी फील नहीं कर सकते, कभी फील नहीं कर सकते। अब आपको मैं बताऊं कि कश्मीर में एक चीज है, कश्मीर के चप्पे पर सीआरपीएफ खड़ी है। सीआरपीएफ चप्पे पर खड़ी है। अगर यहां पर खड़ी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? एक शब्द में उत्तर दो। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। आप कुछ भी हरकत नहीं कर सकते, और अगर आपने हरकत करी फिर आपको सीधे आपसे नहीं बात होगी, सिर्फ आपकी प्राण से बात होगी। फिर समझ में आई बात। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं। आज जो यहां पर आप खड़े होकर कुछ भी कहीं भी कर लेते हो ना, संभव नहीं था, संभव नहीं है वहां पर। तब बताओ अच्छा लगेगा आपको? बोलो मुंह से नहीं लगेगा ना। तो यही कंडीशन है कश्मीर की,
इसीलिए हम उस पर बात करें अच्छा नहीं लगता। किताबों में जो लिखा है उतना ही पढ़ के समझ लेते हैं। ये करना भी पड़ जाता है एक तरह के। हाँ तो मैं बोल तो रहा हूं, देखो पाकिस्तान की वजह से ही, ये मानोगे ना, और इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा। वहां की जनता को छोड़ दो, उसको हमें हम उनकी लॉयल्टी को जीते, ये हमें काम कर रहे हैं हम, जिससे कि उनकी लॉयल्टी हमारी तरफ आ सके। हम उनकी लॉयल्टी को अपनी तरफ लाने के लिए काम बहुत सारा कर रहे हैं आज के टाइम। ठीक है, आगे सुनो। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज उठानी शुरू कर दी। उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में, अंडरलाइन कर लेना, 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जाता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देश को अंदर से बांटकर अगर देश की एकता को बनाया जा सके तो वो अच्छा है। परिवार में कड़वाहट लाने से अच्छा है कि जिसके कारण कड़वाहट आ रही है उसी को बाहर कर दिया जाए। परिवार को तोड़ने से अच्छा है कि अलग अलग हो जाया जाए। आज के टाइम पे यही तो होता है ना, कि पहले ही अलग अलग कर दिया जाता है कि बेटा तुम इधर चले जाओ, बेटा तुम इधर चले जाओ। परिवार एकजुट रहे हमेशा, हर त्योहार के मौके पर, हर फैमिली फंक्शन के मौके पर जब मिले तो खुशहाल मिले। हमने भी यही किया कि देश में अंदरूनी कलह पैदा होने से पहले ही हमने उन समस्याओं से निपटने के लिए हमने उनको अलग कर दिया कि चुप रहो, शांत रहो, आजाद रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने इन समस्याओं का निपटारा सही ढंग से कर दिया। इतनी आसानी से नहीं किया जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमने किया। हमने हर विविधता को सम्मान दिया और यही कारण है कि आज भारत एकजुट बना हुआ है। ये एकजुट भारत बना हुआ है तो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हमने विविधता को सम्मान दिया है। अगर पंजाब ने कहा कि हमें पंजाबी भाषा के लोगों के लिए हमें एक अलग राज्य चाहिए, तो हमने कहा ठीक है भाई, आपको अलग कर देते हैं हिंदी राज्यों से। तो हमने पंजाब, पहले पंजाब ये पूरा था, हरियाणा मिलाकर ये हरियाणा और ये था पंजाब उस समय का। तो हमने कहा ठीक है भाई, आपको हम अलग कर देते हैं। तो हमने इसको 3 राज्यों में बांट दिया। हिमाचल अलग कर दिया, पंजाब अलग कर दिया और हरियाणा अलग कर दिया। हमने अलग कर दिया। हमने उत्तराखंड ने जब यही मांग करी तो हमने उसको भी वही किया। हमने देश को टूटने नहीं दिया, क्योंकि देश की एकता जरूरी है। आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम आपकी आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं। देश नहीं टूटना चाहिए, बस हमारा मेन मकसद यही था। और हमने विविधता को सम्मान देकर इस मकसद को बहुत सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। समझ में आई बात? आगे सुनो। बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ हिस्सों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पंजाब, आसम और मिजोरम में नई चुनौतियां उभरी। आइए हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इनके साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी बात है। समझ में आई बात? देखो, हमने पहले चरण में बहुत सारी समस्याओं को समाप्त किया, लेकिन कहते हैं ना कुछ समस्याएं छूट जाती, तो कुछ समस्याएं छूट गई और इन राज्यों में जैसे पंजाब में, कश्मीर में, मिजोरम में, नागालैंड में, इनमें फिर से नई प्रकार की समस्याएं उठी
तो अब हम इन्हीं समस्याओं को विस्तार पूर्वक एक एक करके समझेंगे। पहले हम जम्मू कश्मीर को समझेंगे। जब मैं उस समय की बात करूंगा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है, लद्दाख अलग नहीं है, उसमें लद्दाख भी उसमें शामिल है, ठीक। तो अब हम अगली क्लास में इस विषय को विस्तार पूर्वक समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।